हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है पॉलिटी। और पॉलिटी में हम जो है लक्ष्मीकांत का है ना 12 अध्याय तक हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे 13वां अध्याय, है ना। सेम टू सेम जो सिक्स एडिशन है ना लक्ष्मीकांत का, हम वही चीजें पढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि इसके बाद आपको क्या है, दिक्कत होने वाला है ही नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। जो हम बात करेंगे कि भारत का जो संविधान है उसका एकात्मक विशेषताएं क्या है, यानी एकल विशेषताएं। यानी इसका दो मतलब कि भारत का संविधान में को हम क्या बोल सकते हैं कि संघीय, जो हम पढ़ भी लिए, और एकात्मक भी, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। एकात्मक का मतलब क्या है कि केंद्र क्या होगा, मजबूत होगा, सशक्त होगा, सबसे ज्यादा पावर केंद्र को मिला होगा, है ना। इसका यही मतलब होता है। और उसी को हम बोलते हैं, है ना, गैर संघीय विशेषताएं, जो इस प्रकार है। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। पहला सवाल वही है, सशक्त केंद्र, यानी केंद्र के पास बहुत ज्यादा पावर है। अब यहाँ पर वही चीजें हम आते हैं कि शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है। बिल्कुल, जो संघीय दृष्टिकोण के काफी विरुद्ध है। पहला, बेसिकली जो हम बोल रहे थे कि जो संघ में क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्य के बीच, जैसे कि होता है। लेकिन कैसे विभाजन होता है, मान लेते हैं कि 100 पावर है, 100 है। तो 100 में से मान लेते हैं अगर 80 केंद्र के पास आ गया है और 20 जो है वो राज्य के पास है, तो इसको हम बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? नहीं बोलेंगे, है। वही चीज है, यहाँ पर वही चीज है। पहला, केंद्रीय सूची में राज्य के मुकाबले में ज्यादा विषय, जैसा कि हम क्या पढ़े थे कि जो सेंटर, जो संघ सूची में, जो 7वीं अनुसूची में था, वो कितना था, वो 90 सब्जेक्ट है। और स्टेट में कितना सब्जेक्ट था, 59 सब्जेक्ट है। एक तो यहाँ अंतर है, ज्यादा विषय। दूसरा है, केंद्र सूची में ज्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल है, यानी जो विषय केंद्र के पास भी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है राज्य के मुकाबले। तीसरा है, समवर्ती सूची में केंद्र के ऊपर रखा गया है। इसका एक भी मतलब कि अगर समवर्ती सूची में क्या है, कि अगर समवर्ती सूची में जो है वो दोनों कानून बना सकता है, सेंटर भी और स्टेट भी। लेकिन जब दोनों में विवाद हो जाए, टकराव हो जाए, तो किसको माना जाएगा, सेंटर वाले को माना जाएगा, है ना। तो यहाँ भी केंद्र ऊपर है। और जो जो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, किसी भी सूची में नहीं है, जिसको हम अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं, वो भी किसके पास है, वो भी क्या है, वो है केंद्र के पास है ना। तो ये अंतर तो है ना। जबकि अमेरिका में राज्यों में नहीं थे अवशिष्ट शक्तियां। इस तरह संविधान जो है केंद्र को सशक्त बनाता है, केंद्र को पावरफुल बनाता है, संविधान। दूसरा है, राज्य अनिश्वर है। निस्वर का मतलब है, एक तो होता है नस्वर, नस्वर का मतलब है समाप्त हो जाना, एक होता है अनस्वर, वो समाप्त होगा ही, है ना। जैसे, जैसा कि हम पहले बताए कि राज्य क्या है, कि भारत का क्या है, भारत बना उसके बाद सब राज्य बना, है ना? तो जैसा कि हम बताए कि बिहार बोलेगा कि हम नहीं अब अकेले रहेंगे, अब हम बिहार अब एक देश होगा, भारत में नहीं रहेगा, तो क्या होगा, दिक्कत होगा, ऐसा कर ही नहीं सकता है। यही चीज है। यहाँ पर लिखा है राज अनस्वर है। संघों के विपरीत भारत में राज्यों की क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है, जैसा कि हम बताएं। संसद एक तरफा कार्रवाई द्वारा उनके क्षेत्र, सीमाओं या राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है। जैसा कि हम बताएं कि मान लेते हैं बिहार, बिहार का एरिया को छोटा बड़ा नाम बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है राज्य के साथ। और इसको हम कहाँ रखते हैं, ये सिर्फ कर सकता है साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत से। और इसमें राज्य कुछ नहीं कर सकता है, यानी राज्य के साथ कुछ हो रहा है, राज्य के पास कुछ पावर है ही नहीं, बिना पीछे हुए सब चीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि केंद्र बहुत ज्यादा पावर है, पावरफुल है। जैसा कि हम संविधान संशोधन में बात किए कि इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत है। और साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है कि उसको हम संविधान संशोधन मानते ही नहीं, 368 के नहीं,
साधारण बहुमत की जरूरत होती है, ना कि विशेष बहुमत की। तो वही चीज है। तो इस तरह भारतीय संघ को नस्वर राज्य का अनस्वर, नस्वर का मतलब है राज्य को हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन अनस्वर संघ, अनस्वर संघ का मतलब खत्म नहीं हो सकता है। दूसरी तरह अमेरिका को अनस्वर राज्य, अनस्वर केंद्र, ये भी कर सकते हैं। एकल संविधान है, केंद्र और राज्य में क्या है, एक ही संविधान है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बिहार का अपना संविधान है, यूपी का अपना संविधान है ना? जम्मू कश्मीर के था, लेकिन अब क्या है, 370 हट जाने से क्या हो गया, वहां भी खत्म हो गया था, है ना, जिसको हम स्पेशल स्टेटस बोलते थे। तो वही चीजें यहाँ पर है। साधारण एक संघ राज्यों में केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है। यानी जनरली संघ में क्या होता है, राज्यों का भी अपना संविधान होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसमें भारत में इससे इतर राज्यों का कोई ऐसी शक्ति नहीं दी गई है। भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं, राज्यों का भी है। सेम वही बात है ना? कि राज्य का अपना संविधान नहीं है, जो केंद्र का संविधान है वही संविधान राज्यों पर भी लागू होता है ना? राज्य एवं केंद्र दोनों इसी एक ढांचे का पालन अनिवार्य है ना? जैसा कि हम बताया कि जम्मू कश्मीर में था। संविधान का लचीलापन, संविधान यहाँ पर लचीलापन भी है। जैसे अन्य संघीय प्रणाली की तुलना में भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है कम कठोर है। ऊपर हम क्या पढ़ रहे हैं, ज्यादा कठोर। तो वो जो ज्यादा कठोर है उसको हम बोलेंगे कि ये संघीय चरित्र है, ठीक है ना? और अगर कम कठोर है तो उसको हम बोलेंगे एकात्मक या एकल चरित्र, है ना? तो दोनों में अंतर है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एकल चरित्र। तो एकल चरित्र में क्या है कि संविधान के एक बड़े हिस्से को संसद द्वारा साधारण या विशेष बहुमत द्वारा एकल प्रणाली से ही संशोधित किया जा सकता है। यानी जैसे अगर हम बात किए कि अगर संघीय चरित्र का मामला ना हो, है ना, तो राज्य की जरूरत है ही नहीं, राज्य विधानमंडल की जरूरत ही नहीं, है ना? अगर साधारण बहुमत है तो क्या होगा, साधारण बहुमत से ही क्या होगा, बहुत सारा चीजों को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। उसी को हम बोलते हैं आर्टिकल 368, है ना? और दूसरा क्या कहते हैं कि जो, है ना, और दूसरा है कि जो विशेष बहुमत से, है ना, यानी सिर्फ क्या है कि वैसा संविधान संशोधन जो सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा से पारित होता है तब संविधान संशोधन हो जाता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, विशेष बहुमत से। क्लियर है? और ये किससे के थ्रू होता है, आर्टिकल 368 के थ्रू, है ना? ऐसा जो है वो अमेरिका में नहीं होता है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको जो है वो ध्यान में रखना है। दूसरा है राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। अब यहाँ पर समझना ये महत्वपूर्ण है। भारत राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यानी राज्यसभा के सीटों का बंटवारा कैसे किया जाता है, जिसके पास ज्यादा जनसंख्या है उसको ज्यादा सीट मिलेगा, और जिसके पास कम जनसंख्या है तो उसको क्या मिलेगा, कम सीट मिलेगा, है? जैसे बिहार के पास कितना सीट है राज्यसभा का, 16 सीट है। यूपी के पास कितना सीट है, 80 सीट है ना? मणिपुर के पास मान लें कितना सीट है, मान लेते हैं एक सीट है, ध्यान नहीं, एक या दो सीट ही है ना? नॉर्थ ईस्ट में लगभग एक और दो सीटें वाला ही सब स्टेट है। अब क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है तो इसका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। तो जब कम प्रतिनिधित्व हो जाएगा तो इसका सुनेगा कौन राज्यसभा में, एक ही लोग है, यूपी वाले को ज्यादा सुनेगा, है ना, अपने पक्ष में कुछ भी चीजें करवा सकता है। वही चीजें यहाँ पर है ना? अतः सदस्यता में 1 से 31 तक की भिन्नता है, बहुत ज्यादा अंतर है। अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका में क्या किया है, अमेरिका में दो चीजें हैं। एक को बोलता है ये लोग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जैसे लोकसभा यहाँ है उसी टाइप से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। और एक को बोलते हैं सीनेट,
सीनेट में जैसे राज्यसभा यहाँ पर है, वहां सीनेट है। तो सीनेट में क्या किया है कि 50 राज्य हैं, 50 राज्य को दो दो सीट दे दिया है, सब बराबर, है ना, चाहे छोटा सीट राज्य हो या बड़ा राज्य हो, है ना, सबको 2 सीट। ठीक है, तो सबको बराबर प्रतिनिधित्व दिया है, सब अपने जो है वो जो है ना अपने राज्यों की रक्षा, अपने राज्यों का जो अधिकार है इक्वली तरीके से उठा सकता है। भारत में से तो ऐसा सिस्टम है नहीं, है ना। तो वही चीज है। अमेरिका में राज्यों के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को उच्च सदन में पूर्ण रूपेण महत्ता दी गई। इस तरह अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, प्रत्येक राज्य से 2, है ना। यह सिद्धांत छोटे राज्यों के लिए सुरक्षा कवच के समान है। क्लियर। नेक्स्ट है आपातकालीन उपबंध, यानी इमरजेंसी में क्या पावर है केंद्र के पास। बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि अगर किसी भी देश में इमरजेंसी लगता है, खासकर अगर हम भारत के सेंस में बात करेंगे। भारत के संविधान में 3 तरह का इमरजेंसी की व्यवस्था किया गया है। पहला, एक तो राष्ट्रीय, राज्य और एक है वित्त। राष्ट्रीय का मतलब है कि वही है कि अगर कहीं पे युद्ध हो गया या कोई भारत पर कोई बाह्य आक्रमण कर लिया, या ये क्या होगा, अंतर ही जो है सशक्त विद्रोह हो जाएगा अंदर ही, भारत के अंदर ही, जिसी को पहले लिखा हुआ था आंतरिक अशांति। क्या लिखा हुआ था? आंतरिक अशांति, है ना। तो इसके थ्रू जो है भारत में जो है वो क्या है, आपातकाल लगाया जाता है। ये तो खैर हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपको समझना क्या है, आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां आ जाती है, यानी केंद्र बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, यानी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। यानी यह बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देता है ना। और यह व्यवस्था अन्य किसी संघ में नहीं पाई जाती है। अगर मान लेते हैं कि राज्य काम बढ़िया से कर रहा है, कर रहा है ना, और वहां पर लगा दिया इमरजेंसी, आपातकाल। जैसा कि हम बताए कि आपातकाल 3 टाइप से है, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, जनरली युद्ध बाह्य आक्रमण, ये जो है राज्य में आपातकाल का मतलब यहाँ पर है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। अगर राष्ट्रपति शासन बना लगा दिया, और राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति लगाता है, और राष्ट्रपति किसके अनुसार काम करेगा, एड एंड एडवाइस से प्रधानमंत्री का। अगर प्रधानमंत्री से किसी स्टेट को नहीं बनता है, अगर मान लेते हैं बंगाल को नहीं बनता है, तो बंगाल में क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा। तो क्या होगा कि पूरा का पूरा पावर किसके पास फिर आ जाएगा, बंगाल का, वो केंद्र के पास आ जाएगा। समझ रहे? तो ये भी एक समस्या है। एकल नागरिकता, दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान कनाडा की तरह जो है एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाता है। ठीक है, यानी यह केवल भारतीय नागरिकता है, कोई पृथक राज्य नागरिकता नहीं, है ना। सिंपल है कि भारत का ही नागरिक आप माने जाते हैं, आप, ऐसा नहीं होता है कि बिहार के नागरिक हैं, यूपी के नागरिक हैं, है ना, बंगाल के नागरिक है, राजस्थान के नागरिक हैं, है ना, ऐसा नहीं। लेकिन अन्य देश में क्या होता है कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता है कि आपको भारत का नागरिकता तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर आप यूपी से बिहार आ रहे हैं तो बिहार में आपको यूपी की नागरिकता दिखाना पड़ेगा। ऐसे अभी भारत में ये नहीं है कि आप भारत के अंदर कहीं भी जाएंगे, आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि आप कहाँ के नागरिक हैं या अपना नागरिकता दिखाइए, नहीं पूछता है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है ना। अमेरिका में क्या है, अलग अलग नागरिकता है। क्लियर। अगर वाशिंगटन डीसी से आपको न्यूयॉर्क जाना है, तो आपको नागरिकता वहां से वीजा जो है इशू कराना पड़ता है। क्लियर। एकीकृत न्यायपालिका भी है। एकीकृत न्यायपालिका का क्या मतलब है कि भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना की गई है। इसके अधीन जो है राज्य उच्च न्यायालय होते हैं। न्यायपालिका की एकल व्यवस्था केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र एवं राज्य कानून दोनों पर लागू होती है। दूसरी ओर अमेरिका में न्यायपालिका की दोहरी व्यवस्था है। ठीक है, संघीय कानून पर संघीय न्यायपालिका और राज्य कानून पर राज्य न्यायपालिका। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि ये केंद्र है,
और ये स्टेट है। तो केंद्र का क्या है, अपना सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट का भी अपना सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। केंद्र का जो है अपना हाई कोर्ट है, स्टेट का भी अपना हाई कोर्ट है ना। उसी टाइप से केंद्र का अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और क्या है यहाँ भी क्या है, स्टेट का भी अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये इसमें वो जाएगा, सिर्फ स्टेट से रिलेटेड जो मामला है वो जाएगा, है ना। और इसमें जो है सेंटर वाले में वो जाएगा जिसमें क्या है ना, जो सेंटर से रिलेटेड जो कानून का उल्लंघन हुआ है उसमें जाएगा। भारत में सेंस है ही नहीं। भारत में सबके लिए एक ही है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, पूरे भारत के लिए एक ही है। हाई कोर्ट अलग अलग राज्यों के लिए खाली अलग है, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना। तो इसी को हम बोलते हैं एकल न्यायपालिका। क्लियर है, वही चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। अमेरिका में संघीय सरकार एवं राज्य सरकार की अपनी लोक सेवाएं हैं। भारत में भी है, जैसे भारत में एक क्या है, एक है यूपीएससी, और दूसरा है, अगर बिहार में है तो बीपीएससी, यूपी में है तो यूपीपीएससी, राजस्थान में है तो आरपीएससी। ये है, ये तो है ही, भारत में भी है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जो यूपीएससी लेती है, जैसे आईएएस वगैरह लोग बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, है ना। केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं, यहाँ भी एसटीएम वगैरह बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, है ना। ये तो है। केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है। यूपीएससी के द्वारा लोग आईएएस आईपीएस वगैरह बनते हैं, और इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अवलापासना वगैरह जाते हैं, मसूरी जाते हैं। उन पर जो है केंद्र का पूर्ण रूपेण नियंत्रण होता है, निमंत्रण लिखा हुआ है। जैसे होता क्या है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है यूपीएससी का एग्जाम दिया और आईएएस बनते हैं, अब आईएएस का ट्रेनिंग हुआ, और ये ट्रेनिंग के 2 साल के ट्रेनिंग के बाद ये कहाँ काम करेगा, ये स्टेट में काम करेंगे, है ना। बिहार में आके काम कर दिया, उसी को बोलते हैं बिहार कैडर, यूपी कैडर। अब ये किसके अंडर है, अब बिहार सरकार तो है सीएम, लेकिन ये जो है नियुक्ति इसका हुआ है केंद्र सरकार किया है, ये जो आईएएस है ये केंद्र सरकार। तो इस पर पावर कम हो जाता है, क्योंकि इस आदमी को ये हटा ही नहीं सकता है राज्य सरकार। क्योंकि क्या कर सकता है, सिर्फ इसका क्या कर सकता है, सिर्फ चेंज कर सकता है, कुछ दिन के निलंबित कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता है ना। तो यतः ये सेवाएं संविधान के अंतर्गत संघीय सिद्धांत का उल्लंघन है। तो ये इसी चीजों को यहाँ पे समझाया गया है। दूसरा चीज है एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। यानी भारत सरकार का पैसे की जांच जो है वो कौन करता है, वो कैग करता है कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ जो है फालतू वाला पैसा जो है खर्च हुआ है ना। तो वो सारा चीज का जांच जो कौन करता है, वो करता है नियंत्रण एंड महालेखा परीक्षक। अब इसको नियुक्त कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। इसको खत्म कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। लेकिन यहाँ पर समझना ये है कि ये जो किसी खाते की जांच करता है, वो न केवल केंद्र की बल्कि राज्यों के खाते की भी जांच करता है ना। यानी दोनों का खाता खंगालता है। लेकिन उसकी नियुक्ति और बर्खास्तगी बिना राज्यों के सलाह से राष्ट्रपति करता है, यानी राज्य का कोई है ही नहीं ना। इस तरह का व्यवस्था राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर अंकुश लगाते हैं, यानी राज्य के बारे में सब चीज पता चल गया, कितना टैक्स दिया है, कहाँ से टैक्स आया है, क्या चीजें हुआ है, कितना कर्जा है, सारा चीजें पता चल गया, है ना। और इसके विपरीत जो है अमेरिका में जो होता है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक राज्यों की लेखाओं के संबंध में कोई भूमिका नहीं निभाता है। यानी केंद्र सरकार जो लेखा परीक्षा है वो राज्यों में इंटरफेयर नहीं करता है। नेक्स्ट है राज्य सूची पर संसद का पदाधिकार। जैसा कि हम पहले बताए कि यहाँ पर क्या है, 3 सूची है। एक को हम बोलते हैं सेंटर, संघ सूची, संघ कानून बनाएगा, केंद्र कानून बनाएगा। एक को हम बात किए थे स्टेट, इसको हम बोलते हैं राज्य सूची, जिसमें कौन कानून बनाएगा, राज्य कानून बनाएंगे, ठीक है। एक को हम बोल रहे थे कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हम संघवर्ती सूची बोल रहे हैं, वो है कि सेंटर और स्टेट दोनों कानून बनाएंगे, लेकिन दोनों अगर विवादित हो जाए तो क्या होगा, सेंटर वाला ज्यादा माना जाएगा। और एक को हम बोलते थे अवशिष्ट शक्तियां। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब यह था कि किसी भी का उसमें नहीं है, तो ईश्वर जो है
कानून किसके पास बनेगा? वो सेंटर के पास बनेगा। अब यहाँ पर वही चीजें हैं कि राज्य सूची पर भी जो है वो केंद्र कानून बना सकता है, संघ चार कानून बना सकता है। कैसे? यही चीजें हैं। यानी कहीं नहीं छोड़ा है। इस सूची के विषयों पर राज्यों को काफी अधिकार दिए जाने के बावजूद केंद्र केंद्र का इस सूची के विषय पर अंतिम अधिकार बना रहता है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषयों पर राज्यसभा द्वारा पारित होने पर विधान बना सकता है। कानून केंद्र जो है राज्यसभा राज्य के विषयों पर, क्योंकि राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यसभा। राज्यसभा ये पारित कर दे कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो पॉइंट है, वो क्या है? राष्ट्रीय महत्व का है ना? राष्ट्रीय महत्व का, नेशनल इंपॉर्टेंस का है। तो जैसे ही नेशनल इंपॉर्टेंस पारित हो जाएगा तो उस पर क्या होगा? संसद कानून बनाएगी। क्लियर है? तो ये है एक सवाल। इसका तात्पर्य ये हुआ कि बिना किसी संविधान संशोधन के संसद की विधायिका शक्ति बढ़ाई जा सकती है ना? और उल्लेखनीय है कि ऐसा तब भी किया जाता है जब किसी प्रकार का आपातकालीन व्यवस्था ना हो। ऐसा नहीं है कि कहीं आपातकाल है तो वो भी। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, है ना? और ये कहाँ जाके काम करता है? ये करता है राज्य में जाके करता है, स्टेट, है ना? ये चीजें हैं। और ये क्या करता है? स्टेट में एक केंद्र का एजेंट की तरह काम करता है, यानी केंद्र के अनुसार काम करता है राज्य में, है ना? अगर कहीं पे मान लेते हैं कि अगर केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है और राज्य में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तब तो राज्यपाल चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन आप सोचिए कि केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है और बंगाल में किसका है? तृणमूल कांग्रेस का। तो यहाँ पे जो है कौन राज्यपाल होगा? क्योंकि केंद्र के अनुसार राज्यपाल बनाया जाता है, तो राज्यपाल बहुत परेशान करता है, जैसे दिल्ली वगैरह में ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो वही चीजें यहाँ पर लिखता है कि राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह केंद्र के एक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य पर नियंत्रण करता है। इसके विपरीत अमेरिका में राज्य प्रमुख जो है निर्वाचित, यानी राज्यपाल निर्वाचित होते हैं। और इस संविधान में कि जो हमारा जो राज्यपाल वाला जो सिस्टम है वो हम भी कनाडा से ही लिए हैं, इसलिए आपको देखना है। नेक्स्ट है एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। अब हमारे यहाँ जो है केंद्र सरकार यानी संसद का जो चुनाव है वो कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? कौन कराता है? वो कराता है इलेक्शन कमीशन ही इंडिया, है ना? यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र। इसको हटाता कौन है? केंद्र, है ना? तो गड़बड़ी होने का स्कोप है। ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसी के अनुसार काम करे, क्योंकि केंद्र सरकार अपने इच्छा के व्यक्तियों को जो है वो क्या करता है? इलेक्शन कमिश्नर बनाता है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाता है। यही चीजें यहाँ पर बात किया गया है। चुनाव आयोग न केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न कराता है जो संसद का होता है, बल्कि राज्य विधानमंडलों के चुनाव भी कराता है। ठीक है, विधायक का। इस इकाई की स्थापना जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति जहां जहां है, इसका मतलब है किसके अनुसार काम करता है? पीएम के गाइड एंड एडवाइस के अनुसार होती है। और राज्य इस मामले में कुछ नहीं कर सकता है। इनके सदस्य को भी इस प्रकार हटाया जा सकता है। नहीं, कैसे हटाया जाएगा इससे उसका मतलब नहीं। इसके विपरीत अमेरिका में संघ और राज्य दोनों के निर्वाचन के लिए अलग मशीनरी है। ठीक है। नेक्स्ट है और अंतिम है राज्यों के विधेयक पर वीटो का अधिकार, यानी राज्यों के विधेयक पर वीटो। वीटो का मतलब क्या होता है? कि राज्यपाल, जैसे जब भी कोई भी कानून बनता है, कोई भी विधेयक बनता है, तो क्या होता है? विधानमंडल, है ना? विधानमंडल। और अगर कहीं पर विधान परिषद है तो वहां से क्या होता है? अगर कानून पास हो गया तो क्या होता है? वो कानून कहाँ जाएगा? वो कानून जाएगा गवर्नर के पास, यानी राज्यपाल के पास। अगर राज्यपाल क्या होता है कि अगर पास कर देता है तो ये कानून बन जाएगा। कभी कभी राज्यपाल क्या करता है? सुरक्षित रख लेता है। और ये सुरक्षित रख लेता है कि राष्ट्रपति जो है इस पर फैसला लेगा, तो राष्ट्रपति के पास चला गया।
तो राष्ट्रपति भी घुमाते रहता है, तो ये भी एक समस्या है। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संतुष्टि के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है। वही चीज है, राष्ट्रपति अपनी संतुष्टि के लिए इसे ना केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है। तो मान लो राष्ट्रपति बोला कि ठीक है जी, एक बार आप चेक कर लीजिए, फिर विधानमंडल आया, फिर से ही पास किया, फिर से राष्ट्रपति को भेजा, फिर से ही बोला कि नहीं नहीं फिर से वर्क कीजिए, तो रोक सकता है। इस तरह राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयक पर वीटो अधिकार है। लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में राज्य स्वायत्त इकाई है और वहां इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये हम पढ़ लिए कि भारत का जो संविधान है वो दोनों चरित्र है ना। दोनों चरित्र का मतलब है कि संघीय चरित्र भी है, और कौन सा चरित्र है, और एकात्मक चरित्र है, एकल चरित्र है ना। तो हम पूरी तरह से जो है वो नहीं कह सकते हैं कि, है ना, जो संघीय चरित्र है। लेकिन अगर पूछेगा कि संघीय है कि एकात्मक है, अगर जवाब आ जाए, तो अगर हम समझना है कि ये जैसे है, ये वाला पैरामीटर, इसको हम बोलेंगे कि ये है बीच वाला लाइन, इसको हम बोलेंगे कि ये है संघीय, और इसको हम बोलेंगे एकात्मक या एकल। तो भारत कहाँ पर है, भारत का संविधान कहाँ है? अगर आप इसको 50%, अगर यहाँ है तो दोनों है, जो अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन भारत का संविधान कहीं न कहीं यहाँ पर है। यहाँ का मतलब ये हुआ कि एकात्मक की तरफ जो है वो ज्यादा नजदीक है ना, संघीय की अपेक्षा। क्लियर है, यानी भारत यहाँ है। तो भारत का संविधान ज्यादा एकात्मक है, कम संघीय है ना। इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे ना। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।